नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 26 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये 26 अप्रैल है आज। 4 दिनों में ये मंथ भी आपका एंड हो जाएगा। उसके पश्चात मई में आप लोग होंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4-5 महीने होंगे आपके पास में। तो ढंग से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सही रहेगा। अब तो कम से कम सीरियस हो जाइए। वैसे जो लोग सितंबर के पश्चात से ही पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी शुरू करेंगे, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करेंगे। पीटी करेंगे, उसके बाद से पीटी के बाद फिर मेंस का 10 दिन लिखेंगे। तो ये वाला सिस्टम आपने अगर नहीं किया है तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और रेगुलर पढ़ा कीजिए। रेगुलर, जब मैं बार बार एक ही चीज़ में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि रेगुलर रहना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं आज का हेडलाइन क्या है। मैक्सिमम चीज़ें पॉलिटिकल हैं, इससे हमें नहीं देखना चाहिए। पॉलिटिकल चीज़ों से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते हैं आपसे, और इससे थोड़ा सा अलग भी रहा कीजिए ताकि आप निष्पक्ष हो सकें। चलिए देखते हैं आज का मुख्य न्यूज़ क्या है। आज का जो मुख्य न्यूज़ है उसमें एक है कि व्हाट्सएप ने बोला है कि अगर हम पे ज़्यादा दबाव बनाया गया तो हम भारत छोड़ देंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चूँकि किस चीज़ को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, आईटी एक्ट 2021, इसमें एक प्रावधान किया गया था कि कोई भी मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसको पहली बार कहाँ से ओरिजिनेट किया गया, इसके बारे में हमें जानकारी देनी पड़ेगी व्हाट्सएप को। और अपना जो इनक्रिप्शन है व्हाट्सएप का, आपने अगर किसी नए पर्सन को मैसेज करेंगे तो ऊपर लिखा जाता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिखा आता है ना। तो वो क्या है, उसका तात्पर्य यही है कि जो आपने मैसेज भेजा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है, बीच में कोई नहीं पढ़ सकता। आपने भेजा है और जिसको भेजा है वो 2 ही लोग मैसेज को पढ़ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को बोला था कि आप ऐसा कीजिए कि मुझे मैसेज का ओरिजिनेटर बताया कीजिए। जब किसी मैसेज के बारे में आपसे पूछता हूँ तो ओरिजिनेट किसने किया है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई फ़ोटो क्लिक किया और उसको आपने व्हाट्सएप पर अपलोड किया और अपलोड करके किसी को सेंड किया, तो आप इस फ़ोटो के ओरिजिनेटर हो गए। सबसे पहली बार ये फ़ोटो आपके द्वारा ओरिजिनेट किया गया। अब ये फॉरवर्ड होते रहेगा, लेकिन उस फ़ोटो के साथ एक चीज़ टैग हो जाएगा, वो है आपका नाम या आपका कोई छोटा सा आईडी का तात्पर्य वो आईडी जो सब पढ़ नहीं सकते, केवल व्हाट्सएप पढ़ सकती है, गवर्नमेंट पढ़ सकती है, कि इस फ़ोटो को पहली बार किस आईपी एड्रेस पर, किस नंबर के द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा ओरिजिनेट किया गया था। इससे क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, समाज में सामाजिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए कोई दंगा फसाद की वीडियो को फैलाया जा रहा है, कोई फेक न्यूज़ के द्वारा समाज में सांप्रदायिकता को उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। तो इन चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। झट से सरकार किसी को ट्रेस कर सकती है, पकड़ सकती है। तो देखते हैं, उस न्यूज़ को देखते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। देखिए, यही वो न्यूज़ है जो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया था व्हाट्सएप के द्वारा 2021 ईस्वी के आईटी एक्ट के खिलाफ में, कि हमें इनक्रिप्शन तोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इनक्रिप्शन जो होता है वो एंड टू एंड होता है। अगर आपने किसी को हाई भेजा है तो जिसको भेजा है वही केवल इस मैसेज को पढ़ सकता है, बीच में इस मैसेज को, हाई को, कोई भी नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है, जैसे आपने एच और आई लिख कर भेजा है, इनक्रिप्टेड कोड में एच को मान लीजिए 1 2 3 लिखा जाता है और आई को लिखा जाता है 4 5 1। ठीक है, तो इस मैसेज का पूरा क्या जाएगा 1 2 3 4 5 1। अब इसको डिकोड करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, वो भी कितने बिट में इनक्रिप्शन किया गया है। जैसे व्हाट्सएप का इनक्रिप्शन 36 बिट का है, तो हाई को वो 36 बिट में इनक्रिप्शन करेगा। अब 36 बिट में अलग अलग साइन हैं। अलग अलग साइन का मतलब हो सकता है स्टार का साइन हो, हैश का साइन हो, 1 2 3 हो, स्लैश का साइन हो, कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्मेट को डिक्रिप्ट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, इसलिए सिक्योर माना जाता है व्हाट्सएप मैसेज सर्विस को। गवर्नमेंट ये उसको बोल रही कि ये इनक्रिप्शन का कोड आप हमें दे दीजिए, ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ होती है तो हमें उसको ट्रैक करने में आसानी होगी। व्हाट्सएप ने बोला है कि अगर हम ये इनक्रिप्शन का कोड ही आपको दे देंगे तो फिर व्हाट्सएप में फिर बचा ही क्या। लोग फिर भरोसा नहीं करेंगे, सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, प्राइवेसी का हनन होगा। व्हाट्सएप ने बोला है कि हमारे पास 2 चैलेंज हैं।
एक है कि कभी कोई टेररिस्ट व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके या कोई असामाजिक तत्व व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके समाज में सौहार्द को बिगाड़ना चाहे। दूसरा है लोगों का प्राइवेसी को सुरक्षित रखना। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट है जिसमें सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का इंसिडेंट है, ये कभी कभार होता है, जो कि प्राइवेसी का कंसर्न तो हमेशा बना रहेगा। तो बिलियंस जो लोग हैं, बहुत बड़े स्तर पर पूरे दुनिया भर में जो लोग हैं व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं उसके सामने हम इस चीज़ के लिए नहीं झुक सकते हैं, सरकार के सामने हम नहीं झुक सकते हैं। पूरा केस समझ में आ गया आपको। आईटी एक्ट 2021 में प्रावधान किया गया था, उसी के बाद चैलेंज किया गया इसको दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसी चैलेंज पर ये सारे वाद विवाद हो रहे हैं। अब इसमें प्राइवेसी वर्सेज नेशनल सिक्योरिटी इसका आ जाता है, लेकिन क्या नेशनल सिक्योरिटी क्या केवल व्हाट्सएप पर ही निर्भर करता है? क्या प्राइवेसी को नेशनल सिक्योरिटी से आगे रखना चाहिए? क्या किसी कंपनी को इस प्रकार से बाध्य किया जा सकता है कि आप अपना इंक्रिप्शन तोड़िए? इस प्रकार से तो फिर कल को कोई नया इनोवेशन आइडिया लेकर आएगा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है उसको नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सरकार से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो इस दोनों पक्ष के कुछ कंसर्न हैं जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है कि व्हाट्सएप ने बोला है कि ये जो आईटी एक्ट का रूल है, कौन सा रूल है? 4(2) आईटी एक्ट रूल 4(2), रूल याद रखना जरूरी नहीं है। कोर्ट को चाहिए कि इसके संवैधानिकता का जांच किया जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इसकी जांच की जाए। अब हाई कोर्ट के समक्ष गया है तो ये न्यायिक समीक्षा के तहत आएगा। आर्टिकल 226, मैं कुछ भी पढ़ा दूँ, कुछ भी कर दूँ, नए नए चीज़ें बता दूँ, आपको तो उसको आंसर राइटिंग में यूज करना ही नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, कल ही परसों ही मैंने सवाल दिया था कि अल नीनो का प्रभाव मैंने पूछा था। उससे 2 दिन पहले मैंने बताया था कि 4th ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग शुरू हो गया है। रिपोर्ट आया है जिसे बताया गया है कि अल नीनो भी एक फैक्टर है जिसके कारण से कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। शायद ही किसी बच्चे ने, 1 या 2 स्टूडेंट्स ने उसको आंसर राइटिंग में इंक्लूड किया था। तो फिर पढ़ने का क्या मतलब बनता है? अगर उसको आंसर राइटिंग में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो फिर पढ़ने का डे टू डे करंट अफेयर क्या मतलब बनता है? जरा सोचिएगा। चलते हैं आईटी एक्ट 2021 को समझते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और है कि इसी के संबंध में राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है वो किस केस में दिया गया था? तो पुट्टस्वामी वाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो होगा वो फंडामेंटल राइट्स होगा। इतना तो आपको पता होगा। चलिए देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 क्या है। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000 है ये। सबसे पहला आईटी एक्ट कब लाया गया था? 2000 ईस्वी में लाया गया था। उस समय आईटी शुरू ही हुआ था। 20 वर्षों में देखिए आईटी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अगला 20 वर्ष में कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 को अधिसूचित किया था। मुख्य प्रावधान किया है, ये नियम सोशल मीडिया संस्थानों सहित मध्यवर्ती संस्थाओं को उपयोगकर्ता या पीड़ितों शिकायत को प्राप्त करने, हल करने के शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य करके उपयोगकर्ताओं को मजबूत करने का प्रयास करता है। इस एक्ट में घोषित किया गया था कि अगर आपको कोई सोशल मीडिया से दिक्कत हो रही तो आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं, और सोशल मीडिया को उस शिकायत को सुलझाना भी अनिवार्य होगा। उसके लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया अब लोगों के धीरे करके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कि एक दिन के लिए पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया जाए, क्या हो पाएगा? सही रह पाएगा? लोग रह पाएंगे? अगर कोरोना पीरियड में इंटरनेट नहीं रहता तो लोग घर में बंद नहीं रह पाते। मध्यवर्ती संस्थान ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करेंगे, और ऐसे अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण भी साझा करेंगी। शिकायत अधिकारी 24 घंटे के अंदर शिकायत की स्वीकृति देंगे। प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इसका समाधान भी करेंगे। मध्यवर्ती संस्थाएं ऐसी सामग्री को शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर हटा देंगे जो व्यक्तियों की निजता का उजागर करती है। ऐसी शिकायतों को या तो व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दायर किया जा सकता है। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों का भारत में एक भौतिक संपर्क होना चाहिए, जो उनकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप या दोनों प्रकाशित होना चाहिए कि आप फिजिकली विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसा कंसर्न हो गया कि आपको फिजिकली विजिट करना अनिवार्य है तो आप फिजिकली जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ इस आईटी एक्ट में ये भी बोला गया था कि अगर सरकार को किसी मैसेज को अगर सरकार ने फेक न्यूज़ कंसीडर किया है तो उसको हटाना पड़ेगा,
और अगर किसी मैसेज के ओरिजिनेटर के बारे में गवर्नमेंट आपसे पूछती है तो सरकार को बताना पड़ेगा और अपना इंक्रिप्शन का कोड भी जमा करना पड़ेगा कि सरकार अगर चाहे तो किसी का मैसेज वगैरह पढ़ सके, इसका भी आपको कोड देना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है अभी भी। और व्हाट्सएप ने तो यहाँ तक बोला है अगर इस तरह का हम पे दबाव बनाया गया तो हम भारत छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने कंपनी के जो मुख्य चीज़ है इनक्रिप्शन और प्राइवेसी ही तो होता है, और क्या होता है बताइए। लेकिन एक चीज़ और सोचने की बात है, अगर व्हाट्सएप पर इसी तरह का चीज़ अमेरिका में दबाव बनाया जाता है तो क्या वो वहाँ पर सरकार से कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, या केवल विकासशील देशों के लिए इस प्रकार का रुख रखती है ये कंपनियाँ? इस पर भी सोचने की चीज़ है। जो उपयोगकर्ता स्वेच्छा से अपने खातों को सत्यापित करना चाहते हैं उन्हें अपने खातों को सत्यापित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में जहां महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती किसी भी जानकारी को अपने हिसाब से हटाते अक्षम करते हैं, इसके लिए पूर्व सूचना इस उपयोगकर्ता को दी जाएगी जिसने उस जानकारी को एक नोटिस के साथ साझा किया था। सोशल मीडिया मध्यवर्ती को भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध आदि के संबंध में किसी भी कानून के तहत निषिद्ध किसी भी जानकारी को होस्ट या प्रकाशित नहीं करना चाहिए। प्रमुख संशोधन भी किया गया, तो इसमें कुछ संशोधन भी हुआ है। वर्तमान में सोशल मीडिया मध्यवर्तियों केवल हानिकारक गैर कानूनी सामग्री के कुछ श्रेणियों को अपलोड नहीं करने के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना होता है। जैसे अगर आपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया होगा तो वीडियो अपलोड करने से पहले खुद से आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि आपके वीडियो में कौन कौन सी सामग्री नहीं है, हेट स्पीच तो नहीं है, या फिर किसी को धमकी तो नहीं दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को आपको पहले से ही सत्यापित करना चाहता है। आपका कंटेंट एडल्ट कंटेंट तो नहीं है, एडल्ट का मतलब गाली गलौज भी उसमें आता है। तो इस तरह की चीज़ों को पहले सत्यापित करना पड़ता है, और पहले जब आप सत्यापित कर देते हैं उसके पश्चात वो अपलोड होता है, ठीक ना। ये संशोधन मध्यवर्तियों को उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री अपलोड करने से रोकने के उचित प्रयास करने का कानूनी दायित्व भी सौंपते हैं कि आपके ऊपर में दायित्व होगा कि आपके प्लेटफॉर्म पर क्या पोस्ट किया जा रहा है और क्या पोस्ट नहीं किया जा रहा है। अगर कोई हेट स्पीच या किलिंग्स के वीडियो अगर पोस्ट होते हैं तो उसको आपको इमीडिएट हटाना पड़ेगा, नफरती भाषणों को इमीडिएट हटाना पड़ेगा। लेकिन अब तो नफरती भाषण टीवी पर चलाए जाते हैं गुरु। नए प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्यवर्तियों का दायित्व केवल औपचारिकता तक न रहे। मध्यवर्तियों के नियमों और विनियमों के संबंध में प्रभावी सूचना देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सूचना क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में दी जाए। नियम 3(1)(b) आधार को मानहानिकारक और अपमानजनक शब्दों को हटाकर युक्ति संगत बनाया गया है। कोई सामग्री मानहानिकारक या अपमानजनक है या नहीं, यह न्यायिक समीक्षा के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। नियम 3(1)(b) में कुछ सामग्री श्रेणियों को विशेष रूप से गलत सूचना और ऐसी सामग्री जो विभिन्न धार्मिक जातीय समूह के हिंसा को उकसा सकती है से निपटने के लिए अलग ढंग से व्यक्त किया गया है। इस तरह की चीज़ें जो सांप्रदायिक जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे सकती है उसको आपको अलग से कैटेगराइज करके हटाना पड़ेगा। संशोधन मध्यवर्तियों के संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं को प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता बताई गई है, जिनमें तत्परता, निजता, पारदर्शिता, उचित उपेक्षा किया जाना शामिल है। और इसी आईटी एक्ट के तहत में ओरिजिनेटर का रूल भी है। ओरिजिनेटर कौन है ये आपको बताना पड़ेगा। व्हाट्सएप में देखिए, व्हाट्सएप एकमात्र ऐसी सर्विस बच गई है ना जिसमें सरकार जूझ रही है इनक्रिप्शन वगैरह के लिए। बाकी अगर आप कहीं पर फ़ोन वोन से मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो वो सब गवर्नमेंट सुनती है अगर उसमें कुछ भी उसको गड़बड़ लगता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। सोशल मीडिया एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, इससे पहले कब बनाया गया था तो 2000 ईस्वी में बनाया गया था। उसके पश्चात 2021 से बनाया गया। 2021 का दायरा थोड़ा सा विस्तारित है और इसमें विस्तार इसलिए किया गया क्योंकि समय की ज़रूरत हो गई थी, नीड हो गई थी। देखिए, आजकल के दौर में अगर सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं किया गया तो आपको ही पता है कि क्या है, ठीक ना। ये अवसर के साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती के लिए भी है। जो लोग निबंध लेखन शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक नहीं लिखा, वो इसी पर निबंध लिखिए। सोशल मीडिया अवसर के साथ चुनौती, कितना शानदार टॉपिक है, लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला न्यूज़ देखिए क्या अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है इन्विटेशन आया है मोदी जी को। कहाँ से आया है भाई? तो इटली से आया है, लेकिन मोदी जी को आया है कि आप आइए। मोदी थैंक्स इटालियन पीएम फॉर इन्विटेशन टू G7 मीटिंग इन जून 2024 में इटली में G7 की मीटिंग होने वाली है। जो होस्ट कंट्री होता है, ध्यान से सुनते चलिएगा। अगर सिर्फ वन लाइन का फैक्ट बताना होता तो फिर मैं क्यों बताता था, फिर तो पेपर में पढ़ लेते आप। सोशल मीडिया पर भी जैसे ही इटली के पीएम का फ़ोन आता है मोदी जी को, या मोदी जी ट्वीट करते हैं, तो लोग मतलब अलग ही क्षेत्र में घुस जाते हैं। उससे आगे की बातें हम लोग करेंगे, थोड़ा सा मैच्योर तरीके से समझेंगे कि क्या है इसमें कंसर्न क्या है
और क्यों इसमें शामिल होना या एक पक्षीय फैसला लेना इसमें इतना मुश्किल है। G7 की बैठक जो होस्ट कंट्री होता है उसके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी देश को बुला सकता है इस मीटिंग में भाग लेने के लिए। भारत चूँकि इस G7 का सदस्य नहीं है, ये पता होगा आपको। भारत G20 का सदस्य है जिसकी बैठक पिछले साल सितंबर में भारत में आयोजित किया गया था। G7 में दुनिया के 7 सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ का ऐसा माना जाता है। वैसे डेवलप लेवल तो है ही नहीं, इकॉनमी भी अब पिछड़ रहे हैं, वो डेवलप्ड भले ही हैं, इकॉनमी पिछड़ रहे हैं। जैसे G7 में भारत और चीन जैसी बड़ी इकॉनमी शामिल नहीं है। एशिया से एक देश शामिल है जिसका नाम क्या है, जापान जिसका नाम है। और G7 की बैठक होने वाली इटली में प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ पर इनविटेशन दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल ट्वीट किया था परसों कि हमने बातचीत की है इटली के पीएम से, उन्होंने हमें बुलाया, उसके लिए थैंक यू। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अभी री इलेक्शन के पश्चात अगर मैं बना, सही शब्द यूज़ किया उन्होंने, डिप्लोमेटिक चैनल में इसी प्रकार से यूज़ किया जाता है कि अगर मैं री इलेक्ट होता हूँ तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ पर G7 में भाग लेने के लिए। आऊँगा या आने की संभावना है इलेक्शन के पश्चात। अब G7 में भाग लेना इतना आसान क्यों नहीं है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहला मुद्दा वो है रूस और यूक्रेन का मुद्दा, जिस पर G7 देश बहुत ही मुखर होकर बात करते हैं और वो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, खुलेआम सपोर्ट करते हैं, हथियारों के द्वारा सपोर्ट करते हैं और रूस का विरोध करने की बात करते हैं। तो अगर भारत G7 का बैठक में भाग लेता है तो भारत के लिए रूस को कन्विंस करना फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहला कंसर्न तो ये हो गया। दूसरा कंसर्न हुआ कि G7 देश जो हैं वो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध की बात करते हैं, जबकि G7 का अधिकांश देश जो हैं वो रूस के नेचुरल गैस पर जीवित हैं। अगर रूस उनको नेचुरल गैस बेचना बंद कर दे तो उनके घर भी नहीं चलेगा, रसोई पकना भी बंद हो जाएगा, ऐसी स्थिति है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, G7 देश जो हैं वो बोलते हैं कि रूस से अगर कोई तेल खरीद रहा है तो उसको आप नहीं खरीदना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जिस प्रतिबंध को हमेशा भारत ने नकारा है कि आप अगर तेल खरीदते हो तो बहुत बढ़िया, अगर हम खरीदते हैं तो हमें बोलते हो आप तेल खरीद रहे हैं, इसलिए हमने इस चीज़ को भी नकारा। तीसरा क्या था, तीसरा इन्होंने बोला कि अगर रूस से कोई हीरा का, जैसे रूस हीरा का सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक है, डायमंड, अगर रूस जो है वो किसी भी देश को हीरा एक्सपोर्ट कर रहा है, रूस के साथ कोई हीरो में कारोबार कर रहा है तो उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। आपको पता है कि मैंने बताया था कि हीरा के सबसे बड़े कारोबारी के ऑफिस का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है वो। प्रधानमंत्री जी किसी प्राइवेट ऑफिस के उद्घाटन में कब से जाने लग गए। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि सांकेतिक है। इसका संकेत ये था कि हम अपने हीरा व्यापारियों के साथ खड़े हैं। G7 हो, G9 हो, G20, जिसको जो प्रतिबंध लगाना है लगाए। हम दुनिया के हीरा एक्सपोर्टर में से सबसे प्रमुख हीरा एक्सपोर्टर हैं। फिनिश किया हुआ हीरा, कच्चा हीरा भारत में बाहर से आता है और हम उसको पॉलिश करके हीरा के जेम्स एंड ज्वेलरी जो होते हैं वो बहुत बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करते हैं हम। ये कुछ मुद्दे हैं जो G7 से संबंधित हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री अगर इसमें भाग लेते हैं तो ये सही नहीं होता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि हम भाग लेने जाएं और वहाँ पर जाकर रूस यूक्रेन में रूस की हम बुराई कर दें और इन सभी चीज़ों पर हम इनके साथ एकजुट हो जाएं। ये देश जो G7 में है ये समय समय पर रूस यूक्रेन युद्ध के पश्चात से कोशिश कर रहे हैं कि भारत पर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए और दबाव बनाकर रूस से उसको अलग किया जाए, जैसे तेल ना खरीदें, व्यापार ना करें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हमने हमेशा से बोला कि हम किसी भी पक्ष में शामिल हो ही नहीं सकते हैं। हम ना तो रूस के पक्ष में होंगे, ना तो हम G7 के पक्ष में होंगे। हम अपने पक्ष में होंगे। हमारा हित यहाँ से होगा तो हम यहाँ से अपना हित साझा करेंगे और अगर हमारा हित यहाँ से होगा तो हम वहाँ से अपना हित को साझा करेंगे। पूरा चीज़ समझ में आया आपको। इसके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत ही बड़ा सा सम्मेलन होने वाला है। स्विट्ज़रलैंड पता ही आपको दुनिया का सबसे तटस्थ देश माना जाता है, इसको सबसे ज़्यादा तटस्थ माना जाता है इसको। ये किसी के साथ भी कोई भागीदारी जल्दी करता नहीं है, ना तो इसका कोई शत्रु है ना तो इसका कोई मित्र है, इसी तरह समझिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिससे जुड़ा हुआ सवाल पीटी में तो गारंटीड मानकर चलिए कि रूस और यूक्रेन को लेकर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस, यूक्रेन शांति को लेकर वार्तालाप कहाँ पर होने वाला है, तो स्विट्ज़रलैंड में जून में ही होने वाला है। उसके अलावा रूस में ब्रिक्स का भी आयोजन होने वाला है। तो जून में काफ़ी सारी चीज़ें घटनाक्रम होने वाली है, लेकिन जून में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कौन विदेश मंत्री बनते हैं, कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके पश्चात ये सब चीज़ें डिपेंड करेगा। पता ही है कौन क्या होगा। और अभी G7 के बारे में ज़रा सा पढ़िए कि G7 क्या है। इटली में इसकी बैठक होने वाली है और जो कंसर्न है वो भी आपको मैंने बता दिया है।
कंसर्न को ध्यान में रखिएगा। और हमारे जो संबंध हैं G7 के सभी देशों के साथ, इंडिविजुअल संबंध हमारे सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ हमारा कोई संबंध खराब नहीं है। तो G7 देखिए क्या है। देखिए G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। एशिया से कितने देश? एकमात्र देश। अमेरिका से कौन सा देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है उससे 2 देश शामिल हैं। दक्षिणी अमेरिका से कोई भी शामिल नहीं है और अफ्रीका से भी कोई भी शामिल नहीं है। बाकी सारे यूरोपियन कंट्री हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे के सारे आपको पता ही है कि कौन है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और एक अंतर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक संस्था है जिसे वर्ष 1975 में उस समय के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में। कनाडा वर्ष 1976, यूरोपीय संघ 1977 से समूह में भाग ले रहे हैं। यूरोपियन यूनियन भी इस समूह में भाग लेता है। 1998 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G8 के रूप में इसको जाना गया। 1998 में रूस भी इसमें शामिल हो गया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस G7 से आज रूस की एक नहीं बनती है वो कभी इसका हिस्सा रहा है। लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर क्या किया था? कब्जा कर लिया था। उसके पश्चात इन लोगों ने G8 से रूस को निष्कासित कर दिया और G7 इसको बना दिया गया। G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं जिसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के द्वारा रोटेशनल बेसिस पर की जाती है, जैसे भी वर्तमान में इटली के पास में इसकी अध्यक्षता आई है। इसका उद्देश्य क्या है? अमेरिका और उसके सहयोगी द्वारा 1970 के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए किया गया था। दुनिया के आर्थिक मुद्दे, सोवियत संघ से लड़ना, आतंकवाद से जो लड़ना, दुनिया में क्या क्या अभी इकोनॉमिक रूप से बढ़ना चाहिए, क्या कम होना चाहिए, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के गुट है, तो ये इन चीज़ों पर फैसला करते रहते हैं। G7 का कोई औपचारिक संविधान या निर्धारित मुख्यालय है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई मुख्यालय है, बस एक संस्था है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान देशों द्वारा दिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं G7 के। G7 के बारे में इंट्रोडक्शन इतना ही है। बाकी उसके कंसर्न, करंट को जोड़कर पढ़ा कीजिए। ये तो इसके बारे में आपसे पीटी में पूछा जा सकता है कि कब इसको बनाया गया, आपको बोल देगा कि क्रम में लगाइए, कब स्थापित हुआ, कितने देश हैं, ये सब पूछा जा सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा। किस कॉन्टिनेंट से कितने देश हैं उसको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखा कीजिए। मैंने क्यों कॉन्टिनेंट के नाम लिए, क्यों मैंने बोला कि एशिया से एक ही देश है, तो इसको ज़रा ध्यान रखेंगे। जैसे G20 है, आप मुझे बताइए अफ्रीका से कितने देश इसमें शामिल हैं, ज़रा देखिएगा सर्च करके। अफ्रीकन यूनियन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अफ्रीका से कितने इंडिविजुअल देश शामिल है G20 में, दक्षिण अमेरिका से कितने शामिल हैं, ये 2 चीज़ आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो USTR का एक रिपोर्ट है। ठीक है, अब ये क्या बला है भाई? ये है कुछ बला, देखेंगे क्या बला है। USTR ने अपने रिपोर्ट में बोला है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे आपने कोई किताब लिखा तो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, उसका फ़ोटोकॉपी बनाकर अगर मैं बेच रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये कानूनन अपराध माना जाता है। इससे क्या होगा? जिन्होंने उस किताब को लिखने के लिए मेहनत की उनको कोई उसमें से रॉयल्टी नहीं मिल पाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक किताब है, जैसे अल्केमिस्ट एक किताब है, मान लीजिए कोई भी किताब ले लीजिए, अभी जो कुछ दिन पहले आया था सेपियंस किताब है। अगर आपने उसको खुद ख़रीदा है ना, मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदा है, तो उसमें से कुछ पैसा जो है ना वो जिन्होंने लिखा है राइटर उनको जाता है। ठीक है, लेकिन आपने इसका फ़ोटोकॉपी ख़रीदा है तो फिर उनको कोई पैसा नहीं जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सामान्य भाषा में समझाया मैंने, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसी संबंधित एक रिपोर्ट है जो USTR के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें उन्होंने भारत को इंडिया ऑन द प्रायोरिटी ऑफ वॉच लिस्ट, जिन्होंने उनसे बोला है कि भारत में इसका खूब सारा उल्लंघन होता है और हम उनको वॉच लिस्ट में रखते हैं, क्योंकि भारत मेजर इकॉनमी में से वो देश जिसकी मेजर इकॉनमी है, फिर भी वहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों का सम्मान नहीं किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, USA के साथ जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं या ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, व्यापारिक समझौतों की बात करते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा कंसर्न जो US हमेशा दिखाता है ना, वो है किसका? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट रहता है इसका नाम क्या है? स्पेशल रिपोर्ट 301 इसका नाम रहता है। अब आपसे यही पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा स्पेशल 301 रिपोर्ट किससे संबंधित है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के संबंध में कौन से देश में कितने नियम कानूनों का पालन होता है, इसके संबंध में US के जो गवर्नमेंट है उसकी एजेंसी का ये रिपोर्ट है।
इंडिया अलॉन्ग विथ अर्जेंटीना, चाइना, चिले और चिली जिसको बोलते हैं इंडोनेशिया, रसिया एंड वेनेजुएला हैव बीन प्लेस्ड इन द 2024 स्पेशल 301 रिपोर्ट। इसमें भारत को इन सभी देशों के साथ रखा गया है और वॉच लिस्ट में रखा गया है ताकि भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो हनन होता है उस पर सरकार काम करे और दुनिया भर के देश इससे एक कंसर्न में आ जाएंगे कि भारत में कोई भी प्रोडक्ट बनाकर बेचने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है उसका हनन हो सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, छोटा सा ही न्यूज़ है। आपसे ज़्यादा क्या पूछेगा कि स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या है, किससे संबंधित है। USTR यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ट्रेड संबंधित एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा डिपार्टमेंट है। ये एक रिपोर्ट जारी करती रहती है समय समय पर, किसको लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हनन तो नहीं हो रहा है। और अगर उसका मान लीजिए कोई रिसर्च किया आपने, कोई खोज किया, तो उस पर IP अपना रजिस्टर्ड करवा लेना होता है ताकि उसका कहीं पर भी कोई खोज करे या उसको उपयोग करे तो आपको एक उचित मात्रा में पैसा दे, उसके बाद उसका उपयोग किया जा सके। तो इसको ध्यान में रखिएगा, USTR के रिपोर्ट को ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था, कॉलेजियम सिस्टम को एंड किया जाए और NJAC को फिर से बहाल किया जाए। NJAC क्या बला है भाई, पता ही होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC। 2015 ईस्वी में 99th संविधान संशोधन के द्वारा NJAC को स्थापित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा NJAC को असंवैधानिक करार दे दिया क्योंकि ये आर्टिकल 50 का उल्लंघन करता है। अब आर्टिकल 50 क्या है? आर्टिकल 50 बोलता है शक्तियों का विभाजन, यानी कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल ही अलग रहेगी। जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव और कौन सा हो गया, लेजिस्लेटिव, इन दोनों से बिल्कुल ही अलग रहेगी। कोई भी मतलब नहीं होगा, बिल्कुल ही अलग रहेगी। ये आर्टिकल 50 में कहा गया है, इतना ध्यान रहेगा। तो आर्टिकल 50 के आधार पर कि संविधान का मूल जो ढांचा है उसका सिद्धांत है कि न्यायपालिका, जुडिशियरी और जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी से बिल्कुल ही अलग रहेगी। लेकिन NJAC को क्यों ऐसा किया गया था, ध्यान से देखेंगे। NJAC में एक कमीशन गठन किया गया था, एक समिति बनाई गई थी, सामान्य भाषा हम समझते चलेंगे इसको, समिति बनाई गई थी जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होनी थी। लेकिन इस समिति में कानून मंत्री को जगह दे दिया गया था, कानून मंत्री जी को जगह दे दिया गया था, यानी कि जजों के अपॉइंटमेंट में किसका हस्तक्षेप हो गया, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी का हस्तक्षेप हो गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो गया, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का एकीकरण करने की कोशिश की जा रही थी या तो डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है और NJAC को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अभी वर्तमान में फिर से ये पिटीशन डाला गया कि भाई कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कीजिए, NJAC को बहाल कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे कैसे कर देंगे, फिर से ख़त्म कर दिया। अब आपने इस न्यूज़ को पढ़ लिया है, अब आप इसको लिफाफे में बंद करके फिर से फेंक आएंगे। आंसर राइटिंग में तो यूज़ करना है नहीं। 2 दिन पहले न्यायिक समीक्षा पर सवाल दिया था मैंने, NCERT ग्रुप में भी दिया था और कुछ दिन पहले GS2 जब चल रहा था पॉलिटी वाले सेक्शन उसमें भी दिया था। चुनावी बॉन्ड का किसी ने चर्चा तक नहीं किया था अपने आंसर में। क्यों नहीं चर्चा किया था आपने? करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसको अगर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, बताइए क्या मतलब बनता है। चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यायिक समीक्षा के तहत ही तो रद्द किया। न्यायिक समीक्षा थी वो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ये क्या है? ये भी तो वही है ना, पिटीशन को रद्द कर दिया। NJAC का पूरा किस्सा क्यों बताया मैंने आपको कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चीज़ को, कॉलेजियम सिस्टम को समझते हैं जरा। ओके, कॉलेजियम प्रणाली का विकास धीरे धीरे हुआ है भारत में। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, नियुक्ति और स्थानांतरण दोनों है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर, न तो संसद का किसी नियम, न तो संविधान में इस प्रकार का कोई नियम है उसके द्वारा स्थापित नहीं है। ये ना तो संविधान में, ना तो संसद के किसी नियम कानून में। इतनी बार इसलिए लग रहा है ताकि आप ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम को डेवलप किया है। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981, इसने यह निर्धारित किया था कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों के चलते अस्वीकार किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी अगर कोई सुझाव है इसका, अगर उसका कोई कारण है तो उसके आधार पर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी फैसले को अस्वीकार कर सकते हैं।
इस निर्णय को अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका प्रधानता स्थापित कर दी है। 1981 का मामला है, 81 का इंदिरा गांधी जी का समय था ये। दूसरा न्यायाधीश मामला 1993। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। कब? 1993। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की व्यक्तिगत राय ये नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भगवान थोड़ी ना है, उन्हीं की राय सर्वप्रथम मानी जाएगी। उनका राय नहीं होगा, बल्कि कोर्ट का राय होना चाहिए। तो कोर्ट के राय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर 2 वरिष्ठ न्यायाधीश भी हो सकते हैं। अगला मामला देखिए 1998 का। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें सीजेआई और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे। सीजेआई और 4 वरिष्ठतम सहयोगी मिलकर कॉलेजियम सिस्टम बनाते हैं, जो भारत में जजों के ट्रांसफ़र, उनकी नियुक्ति संबंधित सभी फैसलों को लेते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं और राष्ट्रपति जी उस पर अंतिम फैसला लेते हैं। कॉलेजियम प्रणाली का प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की अध्यक्षता सीजे के द्वारा की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली का प्रमुख कौन होते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उनके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालय के कौन करता है? तो बता दिया मैंने आपको। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए गए जाने के बाद प्रक्रिया में होती है। जैसे कॉलेजियम ने मिस्टर ए का नाम, मिसेज बी का नाम और मिस्टर सी का नाम तय किया। अब सरकार ने बोला कि मिसेज बी जो हैं हम इनको करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति जी ने इनके नाम पर हरी झंडी दे दी। लेकिन ये नाम डिसाइड करने का अधिकार केवल और केवल किसको होगा? तो कॉलेजियम सिस्टम को ही होगा, कॉलेजियम सिस्टम को ही होगा। कई सारे लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जितने भी हैं उसके सर्वोच्च पदों पर मात्र कुछ 200 से 300 परिवारों का दबदबा रहा है आज़ादी के बाद से हमेशा से। इसके लिए भी इसकी आलोचना की जाती है, आलोचना को भी ध्यान रखिएगा। विभिन्न न्यायिक नियुक्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले सीजेआई के संदर्भ में निर्वर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकार के नाम की सिफारिश करता है। जैसे वर्तमान के सीजेआई हैं चीफ जस्टिस जो हैं DY चंद्रचूड़ जी, वो आने वाले अपने न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करेंगे चीफ जस्टिस के लिए। 1970 के दशक के बाद अतिलंघन विवाद के बाद से व्यवहारिक रूप से इसके लिए वरिष्ठता का आधार पालन किया जाता है, लेकिन अब वरिष्ठता का पालन किया जाता है कि जो वरिष्ठ होंगे उन्हीं के नाम को आगे किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के नाम का चयन का प्रस्ताव सीजेआई द्वारा शुरू किया जाता है। सीजेआई कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ साथ उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं, उस उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट से, जिससे न्यायाधीश पद के लिए अनुशासित व्यक्ति संबंधित होता है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाता को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करानी होती है और इसे फाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसके पश्चात कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिश भेजते हैं, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। पूरा सिस्टम पता चल गया। जैसे मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पटना हाई कोर्ट के लिए 4 लोगों का नाम सुझाया, पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी सुझाव ले लिया, 4 लोगों का नाम तय करके कानून मंत्री को भेज दिया। कानून मंत्री उसको क्या करेंगे? प्रधानमंत्री महोदय को भेज देंगे। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के साथ सहमति लेकर, राष्ट्रपति की अपनी तो सहमति होती नहीं है, जो मंत्रिमंडल फैसला लेता है, तो उसके पश्चात मंत्रिमंडल का यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम शुरू होता है। ठीक है। भारत में एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, भारत में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी का इंटीग्रेशन है, एकीकरण है। अब ये क्या बोल दिया मैंने? इसका तात्पर्य होता है जैसे भारत के जो संसद के सदस्य हैं, जैसे अमित शाह जी है ना, ये गृह मंत्री भी होते हैं। तो गृह मंत्रालय एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया, कार्यपालिका हो गया, और अमित शाह जी कहाँ से आते हैं? तो वो आते लेजिस्लेटिव से। तो यानी कि भारत में L और E का इंटीग्रेशन है, लेकिन J बिल्कुल अलग है, जुडिशरी बिल्कुल अलग है इनसे। संघवाद जो पढ़ते हैं आप, उसमें ये भी एक आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संघीय ढांचा है उसका, और वो बिल्कुल ही अलग है किससे? तो L और E से बिल्कुल ही अलग है। ओके। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य से न होकर किसी अन्य राज्य से होगा। ये ध्यान में रखिएगा। यद्यपि चयन का निर्णय कॉलेजियम द्वारा
लिया जाता है। अंत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश CJI और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश वाले कोलिजियम के द्वारा की जाती है। हालांकि इसके प्रस्ताव को संबंधित उच्च न्यायालय के निर्वतमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगी से परामर्श के बाद पेश किया जाता है। यह सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है और उसके पश्चात से उनकी नियुक्ति की जाती है। इस पूरे सिस्टम को ध्यान में रखिएगा। सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। कॉलेजियम व्यवस्था कब से शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, कब कब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, सारा कुछ समझ लिया। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, ये सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद चल रहा है। किस चीज़ को लेकर? तो जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे आपका घर है, आपकी गाड़ी है, क्या ये सामुदायिक प्रॉपर्टी हो सकती है? इस चीज़ को लेकर वाद विवाद चल रहा है। तो वाद विवाद पर इस पर हम डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता दूं, संविधान का आर्टिकल 39B क्या है? ये बोलता है कि अगर सार्वजनिक हित में किसी व्यक्ति के प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सार्वजनिक किया जा सकता है सामुदायिक हित में। संविधान का एकमात्र ऐसा आर्टिकल है 39 का B। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अगले वीडियो में इसको देखेंगे डिटेल में। लेकिन संविधान का एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जहां पर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में DPSP को प्राथमिकता दी गई है। ध्यान से सुनिएगा, अगर सामुदायिक हित के लिए किसी व्यक्ति के यहाँ पर 39B के समकक्ष में, 39B के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर धन संपत्ति की बात की गई है, जहाँ पर ये बोला गया है कि समुदाय के लाभ के लिए किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का समुदायीकरण किया जा सकता है, यहाँ पर अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, या DPSP वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स से अधिक पावरफुल माना जाता है। सामान्य तौर पर फंडामेंटल राइट्स को वरीयता दी जाती है DPSP के ऊपर में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के ऊपर में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के ऊपर में मूल अधिकारों को अधिक वरीयता दी जाती है, प्रायोरिटी अधिक दी जाती है। लेकिन एकमात्र ऐसा केस है, एकमात्र ऐसा आर्टिकल है, वो आर्टिकल कौन सा है? 39 का B, जहाँ पर DPSP को अधिक प्रायोरिटी दी जाती है फंडामेंटल राइट से। एक्सेप्शन है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। इसमें बोला गया है कि सामुदायिक हित के लिए किसी व्यक्ति का, अगर यहाँ पर व्यक्ति का संपत्ति के मामले में अगर उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पर DPSP को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, समुदाय को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। अब केस इसमें चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ शानदार सवाल पूछे हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या उसको सामुदायिक प्रॉपर्टी माना जा सकता है? बताइएगा मुझे किस प्रकार से। क्या मेरे घर जो है, मेरा जो कार है, यहाँ पर उन्होंने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला कि मेरा जो कार है जो मैंने अपनी कमाई से ख़रीदा है, मैंने जो घर है मैंने अपनी कमाई से बनाया, क्या उसको सामुदायिक प्रॉपर्टी के आधार पर माना जा सकता है? क्या उसको देश की संपत्ति का हिस्सा माना जा सकता है? इसी चीज़ पर वाद विवाद चल रहा है। और ये वाद विवाद का देखिए अंत कहाँ तक होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूछा है कि डू रिसोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंग टू कम्युनिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूछा है सरकार से कि सरकार इस पर जवाब दे अपना। ओके, दरअसल में 9 जजों का बेंच है, ये बहुत बड़ा बेंच है, ये 9 जजों का संवैधानिक बेंच है जो इस चीज़ पर सुनवाई कर रहा है कि जो लोगों के व्यक्तिगत संपत्ति होते हैं, क्या उनको सामुदायिक संपत्ति के आधार पर लिया जा सकता है और उनको फिर से बांटा जा सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इसी चीज़ पर सुनवाई चल रहा है। और देखिए सुनवाई कहाँ तक जाता है। 2 आर्टिकल ध्यान में रखिएगा, एक आर्टिकल 39B ध्यान में रखिएगा और एक 31 आर्टिकल का C है शायद, उसको ध्यान में रखिएगा, जिसमें ये बोला गया है। क्या बोला गया मैं दिखाई देता हूँ आपको। देखिए क्या बोला गया है कि अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट policy DPSP provides for the distribution of ownership and control of the material resources of the community to subserve the common goods। 31 का C क्या है? प्रोटेक्ट DPSP law even if it violate fundamental rights of equality and various freedom। 31 के C में कहा गया है कि DPSP जो लॉ होता है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे अगर वो वायलेट करता है किस चीज़ को, फंडामेंटल राइट्स को, इक्वालिटी और फ्रीडम के आधार पर। मतलब DPSP के तहत कोई ऐसा कानून बनाया गया जो समानता को और स्वतंत्रता को उल्लंघन करता है, स्वतंत्रता और समानता की उल्लंघन करता है। लेकिन अगर वो DPSP के पूरा करता है, DPSP के लक्ष्यों को पूरा करता है, सामुदायिक हित को पूरा करता है, तो उसको
सही माना जाएगा, उसको गलत नहीं माना जाएगा। फंडामेंटल राइट्स के यहाँ पर डीपीएसपी को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। इसको अगले वीडियो में और डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि 9 जजों का बेंच है और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। वाद विवाद हो रहा है तो फैसला आने के बाद और अच्छा रहेगा समझना। लेकिन देखिए अभी जो चल रहा है उस मुद्दे को तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे ही, लेकिन आर्टिकल 39B को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।